बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों प्रोटीन का। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? अमीनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन। दो पहले पोर्शन हो चुके हैं, आज प्रोटीन को हमें स्टार्ट करना है। तो अब पहले हम मतलब समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे किसकी? प्रोटीन की, कि प्रोटीन क्या होता है। तो एक बार इस वर्ड को ही लिखें और इसका मतलब निकालने की कोशिश करें। ये जो प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले, ठीक है। तो जो पहले जो पॉलीमर जिनको रैंक दी गई थी पॉलीमर्स में, ऑर्गेनिक के पॉलीमर्स में, तो वो कौन थे? प्रोटीन्स। तो इसी वजह से इनका नाम जो ग्रीक से इस वर्ड को निकाला गया था, प्रोटियोस से, जिसका मतलब भी फर्स्ट होता है, ठीक है। इनकी जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। अगर आप प्रोटीन के बारे में अगर बताएं कि भाई प्रोटीन आपने कहाँ देखा है बॉडी में, आप स्किन का नाम लें, वहाँ भी प्रोटीन ज़रूर याद आएगा। आप टिश्यूज़ का नाम लें, वहाँ भी प्रोटीन आएगा। आपने डीएनए में देखें तो वहाँ भी प्रोटीन आएगा। तो कह सकते हैं कि अपनी पूरी बॉडी में आप जहाँ भी देखें, किसी भी बॉडी पार्ट को देखें, तो आपको वहाँ पे किसका नाम ज़रूर मिल जाएगा? प्रोटीन का ज़रूर मिल जाएगा। मतलब कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं और वो हमारे बहुत काम के भी हैं। और ये किसके पॉलीमर होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स किस चीज़ के पॉलीमर होते हैं? अगर आप देखो, अमीनो एसिड को आप मिलाते हैं, किसको? अमीनो एसिड को जोड़ते जाते हैं तो पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड को जोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड बनता है, और पॉलीपेप्टाइड को अगर जोड़ते हैं तो प्रोटीन होता है। तो कई बार एक बात पूछी जाती है आप सबसे कि एक तो प्रोटीन है और एक है बच्चों पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। इन दोनों में डिफरेंस करो कि क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई जहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होता है, क्योंकि प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि पॉलीमर्स हैं। जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं बच्चों, उनका मास जो होता है 10,000 तक होता है। कहाँ तक होता है? 10,000 तक। 10,000 से ऊपर जो भी मास वाले जो पॉलीमर होंगे, जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, उनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। 10,000 से ऊपर जो मास होगा वो क्या हो जाते हैं? प्रोटीन्स हो जाते हैं। अब हमें इनकी क्लासिफिकेशन देखनी और हमें प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी देखनी है। अगर आप प्रोटीन्स को देखें तो ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस भी होते हैं, और अगर आप देखें तो ये होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। ये होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? एमोर्फस सॉलिड होते हैं। एमोर्फस क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। कलर कोई नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो कौन सी होती है बच्चों? एल कन्फिग्रेशन। हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो हम पढ़ते हैं डी और एक पढ़ते हैं बच्चों एल। तो इनकी कौन सी कन्फिग्रेशन होती है? एल इनकी कन्फिग्रेशन होती है। अगर आप कैसी इनकी नेचर की बात करें तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि इनके पास एसिडिक पार्ट भी है और इनके पास बेसिक पार्ट भी है। क्योंकि आपने अभी तक अमीनो एसिड पढ़ लिया, पेप्टाइड पढ़ लिया, पॉलीपेप्टाइड पढ़ लिया, तो आपको ये पता है भाई इनके पास दोनों पार्ट होते हैं। NH2 पार्ट भी होता है और कार्बोक्सिलिक पार्ट भी होता है। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक इनका नेचर होता है। और अगर इनके पार्टिकल साइज़ की बात करें तो कैसा होता है बच्चों? आप एक तो क्या बोलते हैं भाई, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलोइडल। तो ये कौन सी रेंज में आते हैं? कोलोइडल रेंज में आते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? इनका फिक्स नहीं होता है। और आपने ये एमोर्फस सॉलिड्स में, तब आप सॉलिड्स पढ़ रहे थे, तब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एमोर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अब देखो, इनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, किनकी? प्रोटीन्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों क्या बनता है यहाँ पे बनता है प्रोटियोसिस। क्या बनता है बच्चों? प्रोटियोसिस, ठीक है। आप अगर इनके छोटे उसमें देखें, मतलब प्रोटीन्स को आप ब्रेक डाउन करें, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, ठीक है। इनको भी अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप पॉलीपेप्टाइड्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स को अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेप्टाइड्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बच्चों? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स की भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? अमीनो एसिड मिल जाएगा। तो इनकी हाइड्रोलिसिस ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाए तो उसकी दो टाइप होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती हैं बच्चों? पहला टाइप होता है फाइब्रस प्रोटीन। कौन से होते हैं बच्चों? लिखो, साथ साथ आपको याद भी करना है, एग्जाम्पल भी कौन से हैं? फाइब्रस प्रोटीन। फिर कौन से होते हैं बच्चों? ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इनकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ग्लोबुलर की कैसी होती है? खुद ही बताओ। ग्लोब्यूल जैसी, जैसे ग्लोब होता है वैसे। अब फाइब्रस क्या होते हैं? जो कैरेटिन होता है, जैसे अपने नेल्स हैं या अपने हेयर्स हैं, ठीक है। फाइबर लाइक उनकी स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप प्रोटीन की
उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसकी स्ट्रक्चर देखें तो कैसी दिखाई पड़ेगी आपको, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी, ऐसे फाइबर जैसे ऐसे होते हैं। और ग्लोब की अगर आप देखें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो वो कुछ ऐसा आपको मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, वो स्टेट ऐसे फाइबर जैसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब देखो बच्चों, फाइबरस जो प्रोटीन है आपने याद कर लिया भाई, इसमें कैरेटिन है, ठीक है। अब ये कैसा है, अब ये कैसा नेचर होता है बच्चों, जो नेल्स होते हैं क्या ये पानी में सॉल्युबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। मतलब जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ये कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में ये क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे। और एक और इनकी खास बात है बच्चों, पीएच आप थोड़ा चेंज कर देते हैं पीएच या टेम्परेचर को, तो इनके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर थोड़ा सा भी पीएच को चेंज कर दें या टेम्परेचर को चेंज कर दें तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन में एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन है, जैसे क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है या इंसुलिन है, ये सारे कैसे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने पीएच चेंज किया तो इनके ऊपर इफेक्ट आएगा, इनकी स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगी, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट आएगा ही आएगा। पर फाइब्रस में थोड़ा बहुत अगर आप पीएच चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर पे कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं बच्चों, पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल ये होते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया बच्चों, जैसे कि कैरेटिन है, कोलेजन है, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, हमारे जो फाइबर होते हैं कहाँ पे, जो या फिब्रिनोजन है, ये होते हैं बच्चों, अपना टेंडन लिगामेंट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ये फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों जो प्रोटीन्स की है, वो है उनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पे, मतलब कि प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। एक तो क्या है, सिंपल प्रोटीन, क्या होते हैं बच्चों, सिंपल प्रोटीन, ठीक है। और एक क्या होते हैं, कंजुकेटेड प्रोटीन, क्या होते हैं, कंजुकेटेड प्रोटीन्स। अब इनमें क्या है, अगर आप सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर आप सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको सिंपल अमीनो एसिड ही मिलेंगे, मतलब सिंपल प्रोटीन पार्ट ही मिलेगा। अगर आप कंजुकेटेड प्रोटीन की क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें और पार्ट भी मिल सकता है आपको, जैसे कि नॉन प्रोटीन जो पार्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि अमीनो एसिड को छोड़ करके भाई कोई कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट भी मिल सकता है, कोई और न्यूक्लिक एसिड भी मिल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कंजुकेटेड प्रोटीन। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप उसको नाम दिया गया है। तो कई बार एक नंबर में यही डेफिनेशन पूछी जाती है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो जो कंजुगेटेड प्रोटीन है इसके टाइप देखते हैं, किसके, कंजुगेटेड प्रोटीन के। इसमें क्या है बच्चों, न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन से हैं, न्यूक्लियो, मतलब कि प्रोटीन के साथ जो प्रोस्थेटिक पार्ट है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो कौन सा आपकी बात, न्यूक्लिक एसिड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियो, ठीक है, ये आप लिख लेना, न्यूक्लियो प्रोटीन। और फिर क्या है, जैसे कि आपके पास क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, ग्लाइको, मतलब कि इसमें क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज पार्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर क्या है बच्चों, क्रोमोप्रोटीन। क्या है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जैसे कि अपना हीमोग्लोबिन है या फिर क्लोरोफिल है, मतलब कि जिसमें मेटल पार्ट प्रेजेंट होता है, भाई जैसे Mg प्रेजेंट हो गया, अपने हीमोग्लोबिन में Fe प्रेजेंट हो गया। क्रोमो का मतलब जो कलर देते हैं, Mg का जो क्लोरोफिल है उसका कलर ग्रीन किसकी वजह से आता है, मैग्नीशियम की वजह से। जो अपना ब्लड है उसका कलर रेड क्यों आता है, आयरन की वजह से। तो इसी वजह से इनको क्रोमोप्रोटीन नाम दिया गया। और ये कौन से, कंजुगेटेड प्रोटीन, क्योंकि इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये आपको याद रखें। अगर आप इनकी कंपोजिशन की बात करें, किसकी, प्रोटीन्स के कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट है भाई, कार्बन हो सकता है यहाँ पे, और क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। क्या क्या परसेंटेज रहती है भाई, कार्बन की इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहती है 51%, और यहाँ पे ऑक्सीजन की रहती है बच्चों यहाँ पे अबाउट 22%। नाइट्रोजन की अगर देखें तो आप रहती है यहाँ पे 16%, हाइड्रोजन का अबाउट रहता है यहाँ पे 7%। कितना रहता है बच्चों, 7%। क्या है बच्चों, प्रोटीन की कंपोजिशन है, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। ये कैसे याद रखो भाई, कौन कौन है, कई बार यही भूल जाते हैं भाई इसमें कौन कौन प्रेजेंट है। तो देखो यही ये बोल रहा है कौन, CON, कौन है, तो कौन है आप देख लेना इसमें कि ऐसे कौन कौन से इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये बहुत काम का है, बहुत ध्यान से समझते जाना। एक टर्म होती है बच्चों डीनेचुरेशन। क्या होती है, डीनेचुरेशन,
ठीक है, इसका मतलब समझना है। और एक होता है रीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब समझना है पहले कि क्या है। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ गया है, ठीक है, या फिर आपके पास प्रोटीन है और वहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो आपने एग को देखा होता है, ठीक है, एग है, तब आप उसको क्या कर देते हैं, उसका फ्राई कर देते हैं उसको। तो जो एग वाला जो येलो पार्ट होता है पहले वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्टेज पे है, उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप उसको फ्राई कर देते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, मतलब उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने टेम्परेचर को क्या किया है, हाई किया है। हाई टेम्परेचर करते ही उनके सारे बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सारे वहाँ से टूट जाते, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगी। ऐसे ही आप किस में देखें, दूध में देखें, ठीक है। आप अगर दूध में देखते हैं तो वहाँ पे भी तब आप दही जमाते हैं, उसका जो जमना है, ठीक है भाई, नॉर्मल दूध था, दूध से दही बन गई, वो भी किस में आता है, डीनेचुरेशन। जो नॉर्मल प्रोटीन था उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो गई और कोलैप्स हो गई। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर थी, अब वो क्या हो गई है, बिल्कुल जैसे कोएगुलेशन हो जाता है, किसी का सोलिडिफिकेशन हो जाता है, वही काम किस में हो जाता है, दही में होता है। और यही किस में हुआ, एग में हुआ। ये दोनों क्या थे, प्रोटीन। तो तब प्रोटीन की स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती है, वो क्या होता है, डीनेचुरेशन। आपको लग रहा हो ये तो बड़ी काम की चीज़ है भाई, दही भी बन गई और ये जो एग है जो कच्चा नहीं खाते भाई, ऐसे करके हम खा सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों। ये हमारे लिए नुकसान भी है। कैसे? अब मान लीजिए अपना जो डीएनए है, मैंने बोला भाई वो भी प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए हमें फीवर हो गया है, तो इसका मतलब कि सीधा इफेक्ट हमारे किस पे आएगा, डीएनए पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भाई किसी की फीवर से ही कई बार हाई फीवर हो जाता है तो किसी की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जो डीएनए अपना जो क्या होता है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर, उसको हाई टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो एक बार अगर स्ट्रक्चर टूट जाती है तो वो वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है। मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पर ये हमेशा नहीं होता। मतलब कि ये कभी कभी रिवर्स में चला जाता है, पर कब चला जाता है हमें वही पढ़ना है अभी, ठीक है, जिसको हम रीनेचुरेशन बोलते हैं। अब अगर आपने बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो अपने जो भाई जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मान लीजिए ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है और बीच में इनके क्या है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, मतलब डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर कभी भी एकदम से फीवर को भाई एकदम भाई अभी फीवर था 5 मिनट बाद वो उतार देगा, ऐसा वो कभी नहीं करता है। मतलब कि तब आप धीरे धीरे, मतलब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको धीरे धीरे अगर लो किया जाता है तो जो अपना प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो वापस से रीगेन हो जाएगी। पर अगर आप एकदम से करते हैं, मान लीजिए बहुत हाई टेम्परेचर था, स्ट्रक्चर टूट गई थी, एक बार एकदम से लो कर देंगे तो वापस से नेचुरल फॉर्म में नहीं आ। रीनेचुरेशन क्या होता है, उसका दोबारा से नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाना, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है बच्चों प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भाई एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है और एक क्वार्टरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, अपने प्रोटीन्स की। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि नॉर्मल आप क्या करें, जो पेप्टाइड्स हैं वो लीनियर चेन में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, प्रोटीन की। आपको पेप्टाइड्स पता है बच्चों कैसे बनते हैं, मैं नॉर्मली अगर आपको बताऊं तो पेप्टाइड क्या था भाई, कोई भी आप अमीनो एसिड ले लें जो आपका मन करे, वही यहाँ पे है NH2 और ये है CH2 और ये यहाँ पे मैं पेप्टाइड बॉन्ड बना रही हूँ, ठीक है। हमने बहुत बार सीख लिया, बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है ये NH, यही चीज़ मतलब रिपीट होती जाए, ठीक है, यही चीज़ रिपीट होती जाए। तो अगर ये लीनियर चेन बनती है, ठीक है, पेप्टाइड्स की लीनियर चेन बनती है बिल्कुल ऐसे, तो ये क्या हो जाती है बच्चों, ये हो जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सीधी तो नहीं होती, बिल्कुल सीधी नहीं होती, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल सीधी नहीं देखने को मिलेगी, पर इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर चेन जो होगी वो क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये लाइन सीधी ना हो और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, कैसे भाई, थोड़ी ऐसी हो तो भी ये प्राइमरी है। ये नहीं कि बिल्कुल सीधी होना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कि थोड़ा इधर उधर हुआ तो ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी में यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है बच्चों अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या होता है, अल्फा हेलिकल, हेलिक्स होता है इसमें, हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक होता है प्लेटेड शीट, ठीक है, मतलब ये शीट जैसी होती है, जैसे शीट होती है अपनी फ्लैट, और ये कैसा होता है, हेलिक्स जैसा,
हेलिक्स कैसा है बच्चों, हेलिक्स ऐसे, आपने डीएनए को जैसे देखा होगा, ठीक है, डीएनए को जैसे देखा होगा। और ये मैंने बनाया बच्चों, ये है अपना लेफ्ट हैंडेड मैंने बना दिया। वैसे ही कैसा होता है राइट हैंडेड, मतलब कि ऐसे घूमेगा, इस साइड घूमेगा, ठीक है। मैंने रिंग्स को कैसे बना दिया है, इस तरफ बना दिया। आपको कैसे बनाना है, ये राइट हेलिकल, ठीक है, रिंग ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमती हुई, ठीक है ना, राइट हैंडेड। अब देखो मतलब होती है हेलिक्स स्ट्रक्चर में, और ये किस फॉर्म में होती है बच्चों, शीट स्ट्रक्चर में। कैसे, अब वो देख लेना। अगर आप क्या करें, इन्हीं जो ये अमीनो एसिड हैं अपने जो क्या बना लेंगे, पेप्टाइड्स बना लेंगे। अगर ये ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है ना, ये पहले सीधे थे और ये धागा जो था वो ऐसे हो गया, और इनकी आपस में यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो CO है और ये जो NH है, दूसरा अगर मैं कोई भी यहाँ पे नीचे एक पेप्टाइड बनाऊँ, ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ कोई भी दूसरा पेप्टाइड बनाऊँ, मान लीजिए यहाँ बना देते हैं, और यहाँ सेम चीज़ लिखूँ मैं कि भाई ये है NH2 और ये CH2 और ये CO और ये है NH। बच्चों एक बात ध्यान से बताना मुझे, क्या इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, पर एक बात ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो रिंग है, मतलब सिर्फ एक पेप्टाइड चेन है, वही उसने कौन सी शक्ल ले ली, वो ऐसे घूम गई है। मतलब एक ही रिंग में, एक ही पेप्टाइड में विद इन रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। क्या हो गई बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई विद इन दी एक ही रिंग में, ठीक है। पर जो बीटा प्लेटेड शीट होती है उसमें क्या होता है भाई, दो पेप्टाइड आएंगी, मतलब कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उनके बीच में क्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने ये बताई कि मैंने एक पेप्टाइड चेन ली, फिर मैंने दूसरी पेप्टाइड चेन ली, और फिर मैंने उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। तो ये किस में होती है, ये एक शीट बना देती है, ये पूरी एक शीट बन जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, बीटा प्लेटेड शीट। और ये कौन सी है, जो हेलिकल है, अल्फा हेलिक्स, एक ही पेप्टाइड चेन थी, उसी ने अपना हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लिया और उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो गई। और जिसने दो पेप्टाइड चेन आई, ऐसे दो पेप्टाइड चेन आई और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हुई, वो क्या हो गया बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा प्लेटेड शीट। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, कैसी थी, सेकेंडरी। अब बच्चों अगर टर्शरी की बात करें, किसकी, टर्शरी की, आपको कुछ नहीं करना, बहुत नॉर्मल सी बात है। जो अभी आपने सेकेंडरी बनाई है ना, उनका, जैसे कि आपके पास कोई पेज है, पहले वो बिल्कुल सीधा था, फिर आपने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको आप उसकी बॉल सी बना दे रहे हैं। क्या बना दिया आपने, उसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया, उसमें आपने क्या किया, उसकी बॉल बना दी, ठीक है। ये जो ऐसे थी, आपने क्या किया, ऐसे ऐसे इनकी, पहले तो हमने ये किया था भाई, ये ऐसे ऐसे किया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बिल्कुल ऐसा घुमा दिया पूरा, ठीक है। ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या बन जाती है बच्चों, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बहुत सारी बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, कौन कौन सी, यहाँ पे भाई सल्फर के बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। आप ये सोचेंगे भाई सल्फर कहाँ से आ गया, अगर बच्चों आपने ध्यान से अमीनो एसिड पढ़े हों तो जैसे सिस्टीन था, वहाँ पे सल्फर था, ठीक है, तो सल्फर वाले भी थे, तो यहाँ पे सल्फर बॉन्डिंग भी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग तो पॉसिबल होगी ही होगी, वंडरवॉल फोर्सेस भी होंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। मतलब कि कोई आपसे पूछे कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कौन कौन सी इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, तो आपको सल्फर बताना है, कोवलेंट बॉन्डिंग बतानी है, वंडरवॉल फोर्सेस बतानी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है, बस, ठीक है। अब देखो, अब क्वाटनरी की बात करें तो जो अपना ब्लड है ना बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है, वो कैसा है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर लो प्रोटीन की, और उसको क्या करो भाई, एक आपने टर्शरी स्ट्रक्चर यहाँ पे रखी, एक टर्शरी स्ट्रक्चर आपने यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, मतलब कि इन जो ये बॉल सी बन गई हैं स्ट्रक्चर की, इनको आप यूनिट को जोड़ दीजिए आपस में। मतलब दो स्ट्रक्चर आपने ये यहाँ रख दी हैं, दो इसके नीचे रख दी हैं, तो इसका मतलब ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये पूरी एक जो चार बॉल को जो मिला के, क्योंकि अपना जो ब्लड होता है वो टेट्रामर नेचर में होता है, ठीक है, किसमें, टेट्रामर में 4 यूनिट जुड़ी हुई हैं, तो ये कौन सी हो जाती है बच्चों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है।